हेलो दोस्तों, नमस्कार। और सभी दोस्तों को ढेर सारी नवरात्र की शुभकामनाएं। सभी को जय माता दी और सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है, आशीर्वाद है। और हिंदी साहित्य की हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें का पहला प्रश्न कह रहा है, छंद में प्रायः 4 पंक्तियाँ होती हैं। छंद की एक पंक्ति को कहते हैं पाद कहा जाता है, चरण कहा जाता है, लय कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है, बताना है। तो भैया छंद में प्रायः 4 पंक्तियाँ होती हैं और छंद की एक पंक्ति को कहते हैं पाद और चरण, दोनों कहते हैं। इसलिए यहाँ पर विकल्प 2 सही है, विकल्प ए भी सही है और विकल्प बी भी सही है, इसलिए 2 विकल्प यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है मात्राओं की गणना की जाती है, बताना है गुरु के रूप में, लघु के रूप में, लघु गुरु के रूप में, संयुक्त रूप में, ये बताइए। तो भैया मात्राओं की गणना की जाती है लघु गुरु के रूप में, मतलब विकल्प आपका सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। शब्द की एक मात्रा को कहते हैं लघु, दीर्घ, गुरु, सम। तो ध्यान रहे दोस्तों, शब्द की एक मात्रा को लघु कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ये सही है। लेकिन ध्यान रहे, शब्द की एक मात्रा को लघु, 2 मात्रा को गुरु और 3 मात्रा को प्लुत स्वर कहते हैं, ये ध्यान रहे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है शब्द की 2 मात्राओं को कहते हैं लघु, गुरु, सम, विषम। आ गया वही क्वेश्चन जो अभी बताए हैं इसके पहले। कह रहा है शब्द की 2 मात्राओं को क्या कहते हैं। तो अभी जस्ट इसके पहले प्रश्न मिला था कि शब्द की एक मात्रा को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर लघु हुआ था, यहाँ पर 2 मात्राओं को क्या कहते हैं, गुरु, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है लघु को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पाई के द्वारा, यश के आकार अवग्रह के द्वारा, या डबल पाई के द्वारा, या पाई और अवग्रह के द्वारा। भैया लघु चिन्ह जो है पाई से गिना जाता है, मतलब एक मात्रा, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है गुरु को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पाई के द्वारा, यश आकार के अवग्रह द्वारा, डबल यश के आकार अवग्रह द्वारा, या पाई अवग्रह द्वारा, ये बताना है। तो गुरु को भैया ये यश आकार का जो अवग्रह चिन्ह बनता है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16, 12, 20, 15। तो भैया चौपाई छंद जो है यह सममात्रिक छंद है और परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आज तबीयत ठीक ना होने के कारण क्लास में थोड़ा आवाज़ में डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग इस क्लास को अवश्य पूरी देखिए, लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाता है, 16 मात्राएं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है दोहा छंद में 24-24 मात्राओं की पंक्तियाँ होती हैं, 4, 3, 2, 1। तो भैया दोहा छंद में 2 पंक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक तो एक पंक्ति में 24 मात्राएं हो जाती हैं और दोहा छंद में 2 पंक्तियां होती हैं, ध्यान रहे, इसलिए विकल्प आपका सी सही है। सोरठा इसी का उल्टा हो जाता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है सरस शब्द में मात्राएं हैं 3, 2, 4, 5। तो भैया सरस में तीनों वर्ण लघु हैं, इसलिए 1, 2, 3, मतलब 3 मात्राएं। विकल्प कौन सही होगा, विकल्प आपका ए सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है उजियार शब्द में मात्राएं हैं। तो यहाँ पर भैया गिन लो 1, 2 और फिर या में बड़ा की मात्रा तो 2, 2, 4 और रा में 1, 5, इसलिए विकल्प आपका कौन सही होगा, 3, 2, 4, 5, 5 वाला विकल्प सही होगा, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार, छंद, रस, काव्य। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, इसलिए विकल्प आपका यहाँ पर अलंकार है, छंद है, रस है, काव्य है, विकल्प आपका ये सही हो जाता है, अलंकार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। लिखा है जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य में वृद्धि होती है उन्हें कहते हैं अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य। जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द सौंदर्य की बात की जा रही है, वृद्धि होती है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, इसलिए अलंकार ऑप्शन में है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य, इसलिए विकल्प आपका भी सही हो जाएगा, शब्दालंकार। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है जिन अलंकारों के प्रयोग से शब्द के अर्थ सौंदर्य में वृद्धि होती है उन्हें कहते हैं। तो यहाँ उसके विपरीत हो जाएगा, शब्द के कारण तो शब्दालंकार, अर्थ के कारण तो अर्थालंकार, इसलिए विकल्प अर्थालंकार, अलंकार, शब्दालंकार, काव्य, विकल्प आपका ये सही है, अर्थालंकार। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है अनुप्रास, यमक तथा श्लेष अलंकार हैं।
अलंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, काव्य। तो भैया ध्यान रहे उदाहरण शब्दालंकार के हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। ये सब भैया अर्थालंकार के उदाहरण हैं, इसलिए ऑप्शन में अलंकार भी है, अर्थालंकार भी है, शब्दालंकार भी है, काव्य भी है। ध्यान रहे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सब अर्थालंकार के उदाहरण हैं, इसलिए विकल्प आपका बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 देखिए, व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति को अलंकार कहते हैं। तो देखिए भैया यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुई है, वर्णों के जगह पर वर्षों हो गया, सही कर लीजिए। व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति को क्या कहते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। तो ध्यान रहे जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 कह रहा है तरन तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाए में अलंकार है यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। तो देखिए भैया यहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास है। ऑप्शन आपका बी। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी, अनुप्रास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात में अलंकार है यमक, श्लेष, उपमा, अनुप्रास। तो यहाँ पर भी अनुप्रास ही है और अनंत्य अनुप्रास लास्ट का वर्ण मिल रहा है, इसलिए ध्यान रहे विकल्प आपका यमक, श्लेष, उपमा, अनुप्रास। विकल्प आपका डी सही है, अनुप्रास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है जहाँ एक शब्द की दो बार आवृत्ति हो और दोनों का अर्थ अलग हो उसे कहते हैं, ध्यान रहे उसको भैया यमक कहते हैं। विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में अलंकार है यमक, श्लेष, उपमा, रूपक। तो ध्यान रहे कनक कनक मतलब यमक अलंकार का उदाहरण है, इसलिए पहला ही ऑप्शन मिल जाता है। विकल्प आपका ए सही है, यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कनक कनकते में पहले कनक का अर्थ धतूरा है तो दूसरे कनक का अर्थ होगा चांदी, पत्थर, चमक, सोना। तो ये उदाहरण बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया और बहुत बार कक्षाओं में पढ़ चुके हो, इसलिए भैया ये किसका उदाहरण है? यहाँ पर ऑप्शन भी थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर यमक होगा। क्या होगा? यहाँ पर चमक लिख गया है, यहाँ पर चा की जगह पर या बनेगा। क्या बनेगा? यमक अलंकार का उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी। ठीक, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22 कह रहा है जब कोई शब्द एक ही बार आए और उसके कई अर्थ हों तो उसे कहते हैं श्लेष, यमक, उपमा, रूपक। बताइए भैया, एक शब्द के कई अर्थ हों वहाँ पर बताया जाता है श्लेष। श्लेष मतलब चिपकना, एक शब्द के कई अर्थ चिपके हों। खास ट्रिक हमने आपको बता दी है, क्योंकि जैसे इसका श्लेष का उदाहरण पढ़े होंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो वहाँ पर पानी के अर्थ देखो अलग अलग 3 जगह बताए जाते हैं। कौन? मनुष्य की प्रतिष्ठा के अर्थ में, पानी चमक के अर्थ में, पानी चूने में जो मिलाया जाता है उसके अर्थ में, इसलिए विकल्प आपका ए सही हो जाता है, श्लेष। प्रश्न संख्या 23 देखिए, लिखा है को घट में वृषभानुजा वह हलधर के वीर में अलंकार बताना है। भैया इसमें कौन सा अलंकार है? तो ध्यान रहे यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विकल्प आपका बी। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। यहाँ भैया अलंकार पहचानना है, तो यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास होगा और अनुप्रास पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है, इसलिए विकल्प आपका ए सही है। लेकिन आप सभी भावी शिक्षकों को कमेंट ये करना है कि ये कविता कहाँ से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, ठीक, लेखक कवि कौन है। देखते हैं कितने बच्चे सही कमेंट करते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। बताइए काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा शब्द 2 बार आया है परंतु दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर कौन सही होगा? घटा शब्द का 2 बार अर्थ यमक। विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। 26 कह रहा है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार। हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रचना है कला और बूढ़ा चांद। ये भैया सुमित्रानंदन पंत की रचना है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, कला और बूढ़ा चांद। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। सुमित्रानंदन पंत की रचना है ग्राम्या, अंतिमा, स्वर्णधूल ये सभी। बताइए सुमित्रानंदन पंत की रचना है स्वर्णधूल, अंतिमा, ग्रामा ये सभी। तो भैया यहाँ ग्राम्या रचना है सुमित्रानंदन पंत की, इसलिए विकल्प ए। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है चिदम्बरा के रचनाकार। बताइए, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। कला और बूढ़ा चांद और चिदम्बरा ये भी पंत की हैं,
इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 29, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है सामधेनी, स्वर्ण किरण, वीणा, पल्लव। सामधेनी, स्वर्ण किरण, वीणा, पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, इसमें से बताना है। सामधेनी, स्वर्ण किरण, वीणा, पल्लव। इसमें भैया नहीं की बात की जा रही है, इसलिए ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। नहीं वाला पॉइंट, नहीं वाला पॉइंट, यहाँ पर नहीं वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा ये, इसलिए सामधेनी इसमें विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य है युगांत, युगवाणी, युगपथ, ये सभी। तो यहाँ पर सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं, इसलिए विकल्प आपका डी सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकायतन के रचनाकार, ये भी बहुत फेमस रचना है, पंत जी की है, सुमित्रानंदन पंत की, इसलिए विकल्प आपका सी है। पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि। 1900 में इनका जन्म हुआ, 1977 में मृत्यु हुई, और ये उत्तराखंड में इनका जन्म, कौसानी, बहुत ही मशहूर कवि। ध्यान रहे भैया, ये सुंदरता के लिए वो क्षेत्र जाना जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न, हम आपको हल करा दिए। और दोस्तों, अगर क्लास समझ में आई है तो एक बार लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर क्लास में आपके लिए मैं मेहनत करूँगा, और आप भी लोग मेहनत करिए, और माता रानी की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहेगी, तो एक सीट के भागीदार अवश्य बनेंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी।